हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। सो वेलकम अगेन ऑन दिस न्यू सेशन 3 ऑफ मैथ्स इज फन। एक्चुअली ये जो सेशन है अपने लास्ट सेशन के कंटिन्यूशन में है। लास्ट सेशन में आपको अगर याद होगा तो वी डिस्कस्ड रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो हमने रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। तो दिस सेशन इज इन कंटिन्यूशन टू दैट। और इस सेशन में मैं आपको प्रोपोर्शंस के बारे में कुछ और डिटेल में बताऊंगा, उनकी प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन के बारे में और जानेंगे। और वी विल रिवाइज आवर कंसेप्ट्स व्हिच वी ऑलरेडी नो। सो आई विल स्टार्ट टुडेज सेशन व्हिच इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2। और इस सेशन में हम क्या सीखेंगे, वी विल लर्न some more problems on these concepts और प्रोपोर्शन के बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। और फन सेक्शन में आई विल टेल यू एन इजी वे टू राइट डाउन टेबल्स, जो हम लोग मैथमेटिकल टेबल्स याद रखते हैं, फ्रॉम 3 to 99। जनरली हमें 3 से 9 तक यानी 10 तक के टेबल्स मेंटली याद रहते हैं, वी लर्न इट इन स्कूल। और जिनको स्टिल दे डोंट रिमेंबर, समटाइम्स भूल जाते हैं, हम शुरू में याद करते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। तो अगर भूल गए हो तो उसको याद करने का एक इजी तरीका मैं बताऊंगा। 3 to 99 इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज 2 तो जनरली सबको याद रहता है, एवरी ऑल्टरनेट नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये टेबल्स है 2 के। तो 3 भी जनरली याद रहता है, बट स्टिल आई विल टेल यू इजी टेक्निक टू रिमेंबर, राइट डाउन द टेबल्स फ्रॉम 3 to 99. So let us start today's topic of the ratio and proportion. So आपको you can see my screen where I have written, just trying to refresh what we had learned. We had learned that proportion is nothing but when two ratios are equivalent to each other. Ratio A and B is equal to ratio C and D. They are equivalent, then we call they are in proportion. तो आज हम we will we'll try to find out what are the types of proportions, किस तरह के proportions होते हैं। सबसे कॉमन जो proportion हम लोग जानते हैं, we have come across is the direct proportion. डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दो क्वांटिटीज अगर डायरेक्टली चेंज होती है एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग, देन वी कॉल देम एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर फर्ज करो x एंड y दो क्वांटिटीज हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के, यानी एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा क्वांटिटी भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो इस तरह के रेशियो को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। सो इफ वी हैव x and y as two quantities, we say they are in dp. dp is short form for direct proportion. We say that they are in dp if x over y, यानी x divided by y करेंगे तो एक क्वांटिटी मिलेगी which will always be same for that proportion। यानी x की वैल्यू कुछ नया वैल्यू हो जाएगा तो y की वैल्यू भी ऐसा एक वैल्यू बनेगा जो कि x और y के जो नए वैल्यूज को हम फिर से डिवाइड करेंगे, we'll get the same constant k. So constant will remain the same. Or we can always also write this as x is equal to k times y. यानी x will be always some constant k into the denominator. जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर को अगर हम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करें तो we will get the numerator. So ये always that constant number will remain the same for that direct proportion. Example लेते हैं. What is an example? Can you think of an example of a direct proportion? Most common example is let's take an example. Suppose
we have a vehicle, say a car, and there is some quantity of petrol in the petrol tank, और उस पेट्रोल से वो कार कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है। तो हम ये कहते हैं कि अगर सपोज कार के पेट्रोल जितना यूज करता है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, अगर हम जितना पेट्रोल वो यूज करता है, कंज्यूम करता है, उसको हम एक्स से डिनोट करें और वाई को डिनोट करें डिस्टेंस ट्रैवल से, कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उस पेट्रोल से, एक्स पेट्रोल से वो अगर जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको वाई। सो if these are the two quantities, then these two things यानी क्या, डिस्टेंस ट्रैवल्ड और पेट्रोल कंज्यूम, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि अगर हम डिस्टेंस पेट्रोल को बढ़ा दें टैंक में तो हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे। सो वी सी दैट इफ वी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल कंज्यूम्ड तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, अगर पेट्रोल कम करते हैं तो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे। सो वी सी दैट इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, दीज टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एग्जांपल भी ले सकते हैं, अगर एक कार 4 लीटर में 7 किलोमीटर चल चल पाती है, इट इज एबल टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर्स इन 4 लीटर्स। तो ये रेशियो क्या बनेगा, एक्स वाई वाई 4/60, ठीक है। 4/60 इज इक्वल 1/15, तो डिवाइड करेंगे 4 15 टाइम्स जाएगा 60 में, 1/650। नाउ सपोज वी डबल दी क्वांटिटी कंज्यूम, पेट्रोल टैंक में ज़्यादा भर दें, उसको डबल कर दें, यानी 4 को हम 8 लीटर कर दें, तो क्या होगा, वी विल बी एबल टू ट्रैवल 120 किलोमीटर्स, which is exactly double than 60. So now our new ratio is what it becomes 8/120. So 8/120 को हम लोअर टर्म्स में कन्वर्ट करें तो अगेन इट बिकम 1/15. सो दोनों रेशियो जो भी है 4/60 and 8/120 is constant, that is 1/15, right? So numerator is 1/15 times the denominator. तो इसको हम एक फॉर्मूला के हिसाब से भी हम डिनोट कर सकते हैं, x1 y1, यानी ये वैल्यू जो है x1 y1 पहले वैल्यू, the new value will be x2 y2, this will always be the constant. इस एग्जांपल में constant k will be 1/15. It can be any other value which will remain same for this particular example. Now let us understand it more better by an example, right? Now if in a factory, एक फैक्ट्री में एक मशीन है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, सॉफ्ट ड्रिंक बना के बॉटल में भरती है, तो उस मशीन की जो कैपेसिटी है वो 6 घंटे में 840 बॉटल भर पाती है, इतनी उसकी कैपेसिटी है। यानी अगर वो ठीक से काम करे तो 6 घंटे में 840 बॉटल्स भर के तैयार कर। सो क्वेश्चन ये है कि अगर हमें ये पता लगाना है कि 5 घंटे में कितने बॉटल तैयार होंगे, तो हाउ डू वी डू दिस? सो बाय लुकिंग एट दिस प्रॉब्लम वी कैन नो what kind of proportion it is. It is a direct proportion. How? Because if we increase the time, then more bottles will be produced. If we decrease the time, less bottle will be produced. So hours and the number of bottles are in direct proportion. So let us assume x is the number of bottles and y is the time taken. So हमारे ये फॉर्मूला यूज करेंगे x1/2 इज इक्वल टू x2 y1. तो यहाँ पे x1 और y1 क्या है, x1 is 840 और y1 is 6, यानी 6 घंटे में 840. देन x2 यानी नया बॉटल्स की क्वांटिटी हमें मालूम नहीं है, हाउ मच नंबर ऑफ बॉटल विल बी फिल्ड ये पता नहीं है, एंड y2 is 5, यानी 5 आवर्स में कितने बॉटल्स है ये हमें मालूम नहीं है. सो x2 is not known. So we have the formula x1 y2 is equal to x2 y1. So we have to find out x2. So हम x2 को लेफ्ट पे रखते हैं, x2 is equal to x1 y2 divided by y1.
So इसमें हम अपने ये वैल्यूज डाल देंगे. x1 is 840, y2 is 5, y1 is 6. So what happens? This gets cancelled. So what this becomes? So we get 720 bottles. Sorry. Yeah. 720 bottles in 5 hours. 6 hours में you can just randomly check whether your answer is right, because 6 hours में 840, so 5 hours में it should be less than 840, it is 720, so your answer is probably correct. So if there are no calculation mistakes, it is correct. So very quickly, we using the formula x1 y2 is equal to x2 y1, we could find out. अब इसमें क्वेश्चन में हमें उल्टा भी दे सकते हैं कि अगर 840 बॉटल्स हमें हमारे बन गए एक एट एनी पर्टिकुलर टाइम, तो कितने घंटे तक मशीन चली, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो उसमें क्या होगा, हमारा हमें x2 मालूम है लेकिन y2 मालूम है. ठीक है. तो एनी ऑफ द क्वांटिटीज 4 में से 3 हमें मालूम होगी और एक हमें निकालना होगा. दिस इज व्हाट जनरली द क्वेश्चन इज. ओके, सो दिस इज व्हाट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जो बहुत इजी है, करना इजी है और समझना. सो जब भी हमें क्वेश्चन मिलता है, हमें ये पता लगाना है कि वेदर द क्वेश्चन इज ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. सो वंस वी डिसाइड, फिर हम उसको उसके हिसाब से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन अगर है, वी अप्लाई दिस फॉर्मूला which is very easy. You have to remember this formula. Okay, so now we will discuss about. So bachcho, now we will discuss about the second type of proportion, which is known as inverse proportion. Inverse का मतलब होता है उल्टा. तो जैसा कि हमने पहले देखा था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब डायरेक्ट, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा क्वांटिटी. तो ये उल्टा है. इनवर्स जिस तरह उसका नाम है, इसका मतलब उल्टा. So if one quantity increases, the other quantity decreases, or if one quantity decreases, the other quantity increases. So in such a case, we say that this kind of proportion is inverse proportion. So if we have x and y which are inversely proportional, then the product of these two will be a constant. हमने देखा था पहले के एग्जाम्पल में, we saw that the division of the quantities is a constant. डायरेक्ट में क्या होता है, डिवीजन कांस्टेंट है, यानी x by y is a constant. यहाँ पे जब इनवर्स प्रोपोर्शन है, so what is constant? The product of the quantities is a constant. So x and y is a constant. X into y is a constant. So if there are two quantities के दो वैल्यूज हैं अलग अलग, x1 और x2 और y1 और y2, then we have x1 by x2 is equal to y2 by y1, यानी x1 y1 is equal to x2 y2. ये कांस्टेंट रहेगा. और इसको हम डिवीजन के टर्म्स में अगर हम शो करें, तो x1 divided by x2 will be equal to y2 divided by y1. So this is the formula for calculating or finding out any of the quantity out of x1, x2, y2, y1. If three quantities are given, the fourth quantity you can find out from using this formula. ये फॉर्मूला को यूज करके आप चार क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं. बाकी की तीन वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी. तो कैन यू थिंक ऑफ प्रॉब्लम और सिचुएशन जहाँ पे क्वांटिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो? यस, वेरी सिंपल एग्जांपल इज, सपोज आपके पास एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी है आपके जेब में, 100 रुपये. तो आप किसी शॉप में जाते हैं, आपको एक पर्टिकुलर बुक चाहिए, उसकी कुछ कॉपीज चाहिए, एक कॉपी चाहिए, और कुछ कितने कॉपीज आप ले पाएंगे ये देखना है आपको. तो अगर उस कॉपी की वैल्यू से 10 रुपये है,
तो आपके पास 100 रुपए है तो 10 बुक्स आप खरीद पाएंगे. सो what are the two quantities which we are considering now? एक तो cost of the copy और कितनी copies आप खरीद सकते हैं. X is the price of one book or copy और y is the number of books हम खरीद पाएंगे एक fixed amount of money से. यहाँ पे 100 रुपए है. अगर प्राइस घट जाता है, ठीक है, एक कॉपी की प्राइस घट जाता है, कभी प्राइसेस बढ़ते रहते हैं या घटते रहते हैं, तो अगर घट गया तो आप ज़्यादा कॉपीज ले सकते हैं. ठीक है, 100 रुपये फिक्स्ड है आपके पास. और अगर कॉस्ट ऑफ दी कॉपीज बढ़ गई, महंगाई आ गई, तो नंबर ऑफ बुक्स घट जाएंगी. सो आपने देखा एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी घटती है, और एक घटती है तो दूसरी बढ़ती है. तो इसलिए इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है that remains constant. X into y will remain constant. Let us take an example. ये एग्जाम्पल आपने यूनिटरी मेथड जब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी तब भी इस तरह के क्वेश्चंस किए थे. तो वो हमने उसको सॉल्व करने के लिए यूनिटरी मेथड यूज किया था. नाउ यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स बाय डायरेक्ट ये दिस फॉर्मूला ऑफ इनडायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन. यहाँ पे हमने लिया है, क्वेश्चन कहता है कि अगर 15 वर्कर्स हैं आपके पास जो कि एक दीवार बना रहे हैं, वॉल बनाने के लिए उनको 48 घंटे लगते हैं. 15 वर्कर्स मिलके अगर काम करें तो उनको 48 आवर्स में वो वॉल बन के तैयार हो जाएगी. अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें वो वॉल को बनाने के लिए हमारे पास 48 आवर्स नहीं है, 30 आवर्स ही है, तो हमें कितने वर्कर्स की जरूरत है, टोटल कितने वर्कर्स हमें लगाने पड़े. तो इस तरह के प्रॉब्लम आपने यूनिटरी मेथड से की थी. आप उसमें क्या करते थे, आप 15 वर्कर्स को 48 आवर्स लगते, 1 वर्कर को कितने आवर्स लगेंगे, उस तरह से आप उसको, या 1 घंटे में कितने वर्कर्स लगेंगे वॉल को कंप्लीट करने. इस तरह के आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे यूनिटरी मेथड. नाउ वी नो दैट दिस इज अ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन. क्यों? क्योंकि वर्कर्स अगर बढ़ते हैं तो काम जल्दी हो जाता है, यानी कम टाइम लगता है, और अगर वर्कर्स कम होंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा. सो इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन. So now let us assume x is number of workers, y is the time taken. ये दो क्वांटिटी को हम x और y से रिप्रेजेंट करते हैं. तो 4 क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, x1 will be 15 वर्कर, y1 will be 48 आवर्स, x2 हमें पता नहीं, y2 30 आवर्स में कितना, यानी 30 आवर्स में कितने वर्कर्स लगेंगे ये आपको पता है. तो वी हैव दिस फॉर्मूला x1 by x2 is equal to y2 by y1. So x2 is equal to x1 y1 by y2, यानी x2 ऊपर जाएगा y2 नीचे आएगा, ठीक है, और y1 ऊपर जाएगा. तो x2 is equal to x1 y1 by y2. अब यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज रख दे. 15 into 48, x1 is 15, y1 is 48, y2 is 30. So 15 into 48 by 30, 15 goes twice, 48 goes 24 times. So what is left is 24. So we get the answer 24 hours. Be very careful to put the units. तो यूनिट्स नहीं डालेंगे तो आपका आंसर फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, आपके मार्क्स कट सकते हैं. So 24 को आप ऐसे लिख के आ जाएंगे तो you will not get full marks. So 24 is nothing but hours. So हमें अगर वॉल को 30 आवर्स में कंप्लीट करना है तो we will need, sorry I was wrong, this is 24 workers. So we need 24 workers to finish the wall in 30 hours. 48 घंटे में 15, तो 30 घंटे में आपको 15 ज्यादा लगेंगे, 24. So our answer is right because it is more than 24. So this is what is about the two types of proportions, direct and indirect. So now we will discuss, I'll tell you about another kind of proportion which is called continued proportion. यानी यहाँ पे हम 3 क्वांटिटीज की बात करें. अभी तक हमने जो डिस्कस की वो रेशियो ऑफ ओनली 2 क्वांटिटीज. यहाँ पर 3 क्वांटिटीज लेंगे और उन 3, वो अगर 3 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है
तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो ये कैसे, इसको समझते हैं। अगर 3 क्वांटिटीज है ए, बी और सी, कुछ भी हो सकती है, वेट, लेंथ, हाइट, कुछ भी हो सकता है। इफ दीज 3 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन CP, देन वी राइट A is to B is equal to B is to C, यानी A और B का रेशियो और B और C का रेशियो दोनों सेम होंगे। यानी इसको हम डिवीजन के टर्म्स में अगर रिप्रेजेंट करें, A डिवाइडेड बाई B विल बी इक्वल टू B बाई C। तो यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, ये जो मिडिल का टर्म है ये कॉमन रहेगा। तो देयर विल बी 3 क्वांटिटीज और 2 रेशियो। फर्स्ट रेशियो विल बी 1 एंड सेकंड रेशियो विल बी 2 एंड 3। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो ऑलवेज अगर सेम है तो इस ए बी सी को हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहेंगे, ठीक है। एंड जो मिडिल टर्म है बी जो सेम है उसको हम कहते हैं मिडिल टर्म, और मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी उसको हम क्या कहेंगे, मीन प्रोपोर्शनल। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू टर्म्स। और सी इज द नोन एज द थर्ड प्रोपोर्शन। 1 एंड 2 ए और बी दो प्रोपोर्शन हो गए, जो थर्ड क्वांटिटी है वो थर्ड प्रोपोर्शन। ऐसे ही और आगे भी बन सकता है, फोर्थ प्रोपोर्शन, फिफ्थ प्रोपोर्शन, सिक्स्थ प्रोपोर्शन, ऐसे कितने भी आगे हम कर सकते हैं। तो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट 3 क्वांटिटीज, और तीनों क्वांटिटी का अगर हम प्रोपोर्शन है तो उसको हम कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहते हैं। सो एग्जांपल लेते हैं, 3 क्वांटिटीज समझ लो 6, 12 एंड 24। सो लेट अस सी इफ दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कैसे देखेंगे, हमारे पास ये फॉर्मूला है A बाई बी इज इक्वल टू B बाई सी। तो यहाँ पे A ये है, दिस इज A, B और C। तो इस फॉर्मूले में अगर हम इसको रखें तो A बाई बी क्या होगा 6 बाई 12, और B बाई C क्या होगा 12 बाई 24। इसको हम कैलकुलेट करें तो ये 1 बाई 2 है और ये भी 1 बाई 2 है। सो बोथ आर सेम, यानी A by B is equal to B by C. So we will say 6, 12 and 24 are in continued proportion. और इसको हम कैसे लिखते हैं, 6 is to 12 is to 24 continued proportion में। अगर हम इस तरह लिखेंगे that means it is in continued proportion. So let us also solve a question based on continued proportion. Find mean proportion between 4 and 9. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन मिडिल टर्म ऑफ 4 एंड 9, ताकि ये तीनों क्वांटिटीज कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में रहे। सो हम फर्स्ट करते हैं, लेट द मीन प्रोपोर्शन बी इक्वल टू x व्हिच वी डोंट नो। सो अगर x है तो हमारा ये है फॉर्मूला a by b is equal to b by c. So 4 by x is equal to x by 9. This is the formula. So cross multiply, x square is equal to 4 into 9 is equal to 36. X is square root of 36. Square root of 36 is 6, क्योंकि 6 6 are 36. So x is equal to 6. तो 4, 6 and 9 are in continued proportion. यानी 4 is to 6 is to 9. तो हमें मिडिल टर्म मिल गया। और 4 and 9 क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड प्रोपोर्शन। 9 is the third proportion. तो इसलिए ऐसा भी आ सकता है, अगर दो क्वांटिटी दी है 4 और 6, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। सेम थिंग, उसको आप x मान लीजिए थर्ड प्रोपोर्शन और इस फॉर्मूले में बैठा दीजिए। सो इफ वी हैव 4 क्वांटिटीज एंड उसमें से 3 मालूम है, चौथी आप आराम से निकाल सकते हैं। नाउ आई विल टेल यू सम प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शंस, यानी प्रॉपर्टीज भी है और उसको आप फॉर्मूले के हिसाब से भी समझ लें। तो दिस इज रियली हेल्पफुल इन सॉल्विंग क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इसमें मैंने 7 टाइप के प्रॉपर्टीज शो किए। व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज? इफ वी हैव प्रोपोर्शन A is to B is equal to C is to D, इसको हम ऑलवेज प्रोपोर्शन को आप ध्यान रखें कि डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी ये कैसे होगा, A by B is equal to C by D। अगर इस तरह का आपके पास है प्रोपोर्शन, देन पहला प्रॉपर्टी है एडेंडो, यानी A plus C न्यूमरेटर को जो ऐड कर ले which will be equal to B plus D, राइट। यानी A plus C फर्स्ट टर्म दोनों के और सेकंड टर्म दोनों के सेम है। दिस इज द सब याद करने आपको, इट कैन बी यूज्ड, सो दिस विल बी ऑलवेज ट्रू। सेकंड इज सबट्रेंडो, यानी ये एडिशन था, ये सबट्रैक्शन है।
यानी a माइनस सी इज b माइनस डी. सेम प्लस को हमने माइनस से चेंज कर. थर्ड इज डिविडेंडो. डिविडेंडो में डिवाइड. क्या कर रहे हैं हम? a माइनस बी, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में माइनस किया और डिवाइड किया डिनोमिनेटर से, यानी a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी. a माइनस बी इज टू बी यानी डिवाइडेड ऑल्सो इज इक्वल टू c माइनस डी इज टू c. तो ये भी ट्रू रहे. सेकेंड इज कंपोनेंटो. कंपोनेंटो यानी ये डिविडेंड था, ये यहाँ पे ऐड कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ माइनस था, यहाँ ऐड कर रहे हैं. सेम इसको माइनस को हम प्लस करेंगे तो दिस बिकम्स कंपोनेंट. यानी a प्लस बी इज टू बी इज इक्वल टू c प्लस डी इज टू डी. इसको आप डिवीजन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ऑल्टरनेंडो यानी ऑल्टरनेट. a इज टू c इज इक्वल टू b इज टू d. यानी ये a इज टू b था, इसको हम ऑल्टरनेट करें तो a इज टू c विल ऑल्सो बी इक्वल टू b इंटू d. b इज टू d. अब इसका इन्वर्टेंडो, इसका इन्वर्ट कर लेंगे. b इज टू a इज इक्वल टू d इज टू c. यानी इसका उल्टा. e by a इज इक्वल टू c d by c. तो these are all सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूले जो आपके प्रॉपर्टीज ऑफ मैथमेटिक्स को यूज करके आप कैसे भी डिराइव भी कर सकते. अब कंपोनेंटो और डिविडेंडो को यूज करके सेम कंबाइन करके हम एक और फॉर्मूला निकालते हैं. a प्लस बी इज टू a माइनस बी विल बी इक्वल टू c प्लस डी इज टू c माइनस डी. तो ये 7 फॉर्मूले आपको याद रखने, कभी भी आपको यूज करने के लिए जरूरत पड़ सकती है. इसमें से सबसे ज्यादा यूज होने वाले 2 फॉर्मूले आप अगर याद रखें तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व. अगर आपके पास प्रोपोर्शन में 2 रेशियो है, a is to b is equal to c is to d, then if you multiply the extreme terms, these are the extremes, these are the middle terms, mean terms. So extreme को multiply करें, a into d will be equal to multiplying the mean terms. तो a into d will be equal to b into c. ये always याद रखना है. और a plus b divided by a minus b will be equal to c plus d divided by c minus d. यानी ये फॉर्मूला, इसको मैंने डिवीजन के फॉर्म. तो ये 2 चीज अगर आप याद रखें तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व. एंड वी विल सी इन द फ्यू एग्जांपल्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेक. वेरी इजी टू सॉल्व बाय रिमेंबरिंग these two formulas, right? So let us do some problems which is usually asked in questions. एग्जाम्स में आपके इस टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो इसको हम कैसे करें, लेट अस सी. तो फर्स्ट प्रॉब्लम आई एम शोइंग इज, अगर a is to b is 2 by 2 is to 3 ये दिया हुआ है और b is to c is 3 is to 4. 2 रेशियोज आपको दी हुई है, तो हमें एक कंटिन्यूस प्रोपोर्शन a is to b is to c करना है. तो ऐसे अगर प्रॉब्लम आते हैं तो उसको करने का इजी तरीका क्या है, आपको पहला जो रेशियो है उसको इस तरह लिख लें, सेकेंड रेशियो इस तरह लिख लें और उसको हमें उल्टा n का निशान डालना है, इस तरह एरो डाल के. सो जो 3 टर्म है ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का पहला टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, ये कैसे बनेगा. फर्स्ट टर्म विल बी a into b, यानी ये डायरेक्शन में आप चलेंगे, a into b, दिस विल गिव यू द फर्स्ट टर्म. सेकेंड टर्म इज b into b, राइट. Second term is like this, b into b. Third term is b into c. Right? So these two terms are given by the formula. पहला term ये, second term ये. इस तरह का एरो आपको बनाना. So first term will be 2 into 3. a क्या है 2, b क्या है 3. 2 into 3. b into b is 3 into 3. b into c is 3 into 4. मल्टीप्लाई कर ले, 6 is to 9 is to 12. ये रेशियो इज द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. इसको आप लोअर टर्म में कर सकते हैं क्योंकि कॉमन 3 से डिवाइड होते हैं तीनों टर्म, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा. तो द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ऑफ दिस 2 रेशियोज a by b and b by c is 2 is to 3 is to 4. Right? This is how we can find the continued proportion.
सो ये फॉर्मूला आप यूज करके यू कैन फाइंड द कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. और एक बार कंटिन्यूड प्रोपोर्शन अगर आप फाइंड कर लेते हैं, फिर आप यू कैन फाइंड A:C, B:C और A:B. A:C इसको देख के आप निकाल सकते हैं 2:4. B:C is 3/4, 3:4 और A:B is 2:3. तो इस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में से कोई भी कॉम्बिनेशन का आप आंसर निकाल सकते हैं. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. अगर आपको दिया है A:B, A/2 is equal to B/2, 3 is equal to C/5. इस तरह का आपको गिवन है. We have to find the ratio between A:B:C. ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन निकालना है. तो इसका तरीका क्या है? लेट अस अज्यूम A/2, B/3 एंड ये क्योंकि इक्वल है तो ये सभी एक कांस्टेंट से बराबर होंगे, क्योंकि अगर ये तीन क्वांटिटी इक्वल है, लेट अस अज्यूम कि वो x से इक्वल है. They are equal to a quantity x which is fixed. So then individually A will be equal to 2 into x, B will be equal to 3 into x and C will be equal to 5 into x. ठीक है, सिंपल. यानी ये राइट साइड चला गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. A is equal to 2x, B is equal to 3x, C is equal to 5x. तो A:B:C is nothing but 2x is to 3x is equal to 5x. तीनों की वैल्यू निकाल दें. अब यहाँ पे तीनों में x कॉमन है, निकल जाएंगे. A:B:C is 2:3:5. This is your answer. Simple. तो अगर इस तरह का सवाल आपको दिया गया है तो यूज दिस मेथड. हो सकता है ये आपको यहाँ पे हमने डिवीजन में दिया था. अगर क्वेश्चन में इस तरह आता है 3A is equal to 4B is equal to 5C, then how to find A:B:C? Again, let us assume 3A is equal to 4B is equal to 5C is equal to some quantity x. मालूम नहीं, कुछ भी हो सकता है. Then A will be equal to x/3, B will be equal to x/4 and C will be equal to x/5. Correct? So A:B:C will be x/3 is to x/4 is to x/5. Correct? Now मल्टीप्लाई, क्योंकि हम कोई भी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फ्रैक्शंस में नहीं देते, तो वी हैव टू रैशनलाइज इट. कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई ऑल द थ्री टर्म्स बाय द एलसीएम. 3, 4 और 5 का एलसीएम है 60. तो 60 से हम तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे. तीनों टर्म को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 20 बार जाता है. 20x, 15x और 12x. तो रेशियो बिकम 20x is to 15x is to 12x. यहाँ पे x कॉमन है, x को हम निकाल देंगे. बचा क्या? 20 is to 15 is to 12. अगर ये और रिड्यूस होता हो तो इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अब ये इससे रिड्यूस नहीं होगा क्योंकि इन तीनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. तो मैंने जनरली जो आपके क्वेश्चंस फॉर्म क्वेश्चन पे एग्जाम्स में आते हैं, इस तीन टाइप के जनरली आते हैं. इसको आप ये टेक्निक यूज करके, मेथड यूज करके यू कैन सॉल्व these kinds of problems, right? So now we will go to our fun section. This is all about proportions, or varied different type of proportions and the formulas to solve different types of questions based on proportions. So now we will go to our fun section. So जैसे मैंने पहले कहा था, I will tell you about how to remember the tables from 3 to 99. So I will not discuss about tables up to 5 because that you generally know. So I will tell you easy technique of remembering 6, 7, 8, 9. So here we will know how to find out the table for 6. तो 6 का जब आप निकालेंगे तो 3 का ऑटोमेटिकली इसमें आ जाता है. तो हमें इस तरह का एक स्क्वायर 3x3 का ग्रिड बनाना है जिसमें 9 नंबर्स आ सकते हैं, 2, और यहाँ 2 बॉक्सेस बनाने, एक में 30 लिखना है, एक में 60 लिखना है. Then we start the numbers 1 to 9 like this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. इन दोनों में भर देना है. Now ये पहला रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. ठीक है, तो फर्स्ट रो के आगे हमें 0 लिख देना. सिंपल. सेकेंड रो के आगे 1, यहाँ पे 2, so what we have
इज नथिंग बट, और यहाँ लास्ट में 30, ये क्या बन गया 3 का टेबल, 3 वन 3, 2 6 9 12 15 18 21 24 27 30। तो ये आपका 3 का टेबल जनरेट। नाउ वी गो टू जनरेट दिस 6 का टेबल। अब यहाँ तक हमने आपको कंटिन्यू कर दिया था, इस ग्रेड में पहुंचते हैं हम। ओके, सो हियर यहाँ पे हमने 0 1 2 तक लिख लिया था। अब 2 के आगे क्या है 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 3 3 4 4 4 5 5 5। ठीक है, ये भर लिया। उसके बाद मिडिल टर्म, साइड टर्म, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, साइड टर्म्स, मिडिल टर्म, ऐसे रो, पहले रो में मिडिल टर्म और लास्ट रो में मिडिल टर्म, बीच में दोनों टर्म को टिक कर लेंगे, यानी ये चौकोर बन गया। तो ये 4 नंबर्स को यूज करने हैं हमें। सो व्हाट वी हैपन इज 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60। ये आपका 6 का टेबल है। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 36 42 48 54 60। So it was very simple, 3 and 6 के tables आपको आ गए। Now we will go to see how we can learn the table for 7, 8 and 9. So we will learn how to remember the table or write the table of 7. यहाँ पे भी वैसे ही एक ग्रिड बनाना है, 9 नंबर जिसमें आ सकते हैं। यहाँ पे हमें 0 इस तरह से नंबर भरना चालू करना है, यहाँ से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर भर लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके पहले यहाँ से स्टार्ट करना है 0, ठीक है, 1 2 इस तरह ऐड करना है, 0 1 2। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी फिर से हम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4, 4 से एंड किया तो यहाँ से 4 स्टार्ट करेंगे, 4 5 6, ठीक है। So we have the table 7 to the 14, 7 3 the 21, 28, 35, 42, 49, 56, 53, 70। तो पहले आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भरना है, उसके बाद 0 1 2 2 3 4 4 5 6 इस तरह। सिंपल। 8 का बहुत ही सिंपल है, आप 8 से लेकर डिक्रीजिंग ऑर्डर में इवन नंबर्स लिख लेंगे, 8 6 4 2 0, उसके बाद एक लाइन डाल दें, फिर से 8 6 4 2 0, ये 2 बार लिख लें। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0 1 2 3 4 डाल दें, फिर से 4 5 6, 4 से एंड किया, फिर 4 से स्टार्ट करना है, 4 5 6 7 8। व्हाट वी गेट इज द टेबल्स 8 to the 16, ये 0 8 यानी 0 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72 8, 8 का टेबल तैयार। 9 का बहुत ही इजी है, 0 to 9 पहले लिख लें असेंडिंग ऑर्डर में, फिर उसके बाद यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में उल्टा लिख लें 0 to 9, आपका 9 का टेबल तैयार। 9 18 27 36 45 54 63 72 81 9। So very easy technique to remember tables from 3 to 9. So now I will tell you to make any table of 2-digit number. So let us see how we can write the table for a 2-digit number called 27. ये सिंपल है, 2 डिजिट है 2 और 7, तो अलग अलग लिखेंगे 2 और 7 को। तो यहाँ पे हम पहले 2 का टेबल लिख लेंगे और 7 का टेबल लिख लेंगे। हमने सीख लिया 7 का टेबल कैसे लिखते हैं, तो उसको यहाँ पे साइड साइड में लिख देंगे। अब सिंपली हमें इन दोनों को कंबाइन करना है, तो यहाँ पे 2 और 7 को कंबाइन करना है। हर चीज को हम 2 डिजिट्स में लिखते हैं राइट साइड वाले, ठीक है। सो यहाँ पे 7 जो लास्ट डिजिट है उसको एज इट इज निकाल ले लेंगे, और जो फर्स्ट डिजिट को यहाँ इसके साथ ऐड करेंगे, 2 + 0 = 2। सेकेंड वाले में भी 4 को एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पे फर्स्ट डिजिट को ऐड करेंगे, 4 + 1 5।
इस तरह से आप पूरा करेंगे, you will get the tables for 27 1 the 20 54 27 27 to the 54 27 3 the 81 21 4 the 27 4 the 108 and so on. So इस टेक्निक को यूज करके आप कोई भी डिजिट 99 तक आप निकाल सकते हैं. दो टेबल्स को अलग अलग करके लिख लेंगे, क्योंकि डिजिट्स 9 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो 9 के टेबल आपने 9 तक के टेबल ऑलरेडी सीख लिया. सो वी get to know all the tables from 3 to 99. So practice this, और randomly कोई भी नंबर का टेबल निकालने की कोशिश कीजिए. Okay. So this is all about we have in this session. So I'll give you some questions. So I have given you some questions, some 7 questions. You try to do this with the help of the problems or the method जो आपको सिखाया है इस सेशन में, उस मेथड को यूज करके इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. Any problem you face, please feel free to ask me. I hope this was an interesting session. So we will meet in our next session. So take care and enjoy. और कभी भी डाउट्स अपने मन में मत रखिए. Please feel free to ask me. Okay, so bye bye for now and take care.